हेलो दोस्तों, आज हम मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के या मध्यकालीन भारत के इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये वीडियो टू पार्ट्स में डिवाइड है। ये इसका फर्स्ट पार्ट, अगर आप दोनों पार्ट इस वीडियो के अच्छे से देख लेते हैं तो मध्यकालीन भारत का इतिहास आपको अच्छे से याद हो जाएगा और उससे रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन कोई भी पर्सन आपसे करता है, किसी भी एग्जाम में करता है, तो वो क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि पूरा मध्यकालीन भारत का इतिहास आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी कौन थे? ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हम फर्स्ट क्वेश्चन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मध्यकाल में भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी कौन थे? या फिर ये पूछा जा सकता है आपसे कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो देखिए, कभी भी अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे, तो दोनों का आंसर क्या है? अरबी थे। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ है? तो मध्यकाल में हुआ। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ है? मध्यकाल में हुआ है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? अरबी थे। मतलब कहाँ के थे? अरब के थे। ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ के थे, तो अरब के थे। बट जो इसका फर्स्ट पार्ट है, मध्यकाल में भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी कौन थे, इसका आंसर तो अरबी है। लेकिन यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि अगर मध्यकाल में पूछ रहा है तो इसका आंसर अरबी होगा। यही क्वेश्चन अगर प्राचीन भारत में, मतलब प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी कौन थे, तो इसका आंसर दूसरा होगा। आधुनिक काल में भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी कौन थे, अगर ये क्वेश्चन करता है तो इसका आंसर दूसरा होगा। तो जब भी हम कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को हमें अच्छे से पढ़ना है। जैसे इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका तो अरबी है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है। मध्यकाल में भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी कौन थे? अरबी थे। या भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे, तो इसका आंसर भी अरबी है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कवर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? देखिए, अभी हम बताए हैं कि भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? अरबी थे। तो ये तो हम उनकी जाति बता दी, मुस्लिम थे, लेकिन कहाँ के थे? अरब के थे। अब ये इंसान का नाम पूछ रहा है कि कोई पर्सन होगा जो उनकी तरफ से भारत में आक्रमण किया होगा। तो क्वेश्चन क्या है, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? इसका आंसर है मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 712 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस क्षेत्र में आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध प्रांत में आक्रमण किया था। यहाँ हम तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन इसमें तीन आंसर है। तो कभी भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, तो इसका आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। 712 ईस्वी में किया था और भारत के सिंध प्रांत में किया था। ठीक है, इतना कंफर्म हुआ, इतना क्लियर हुआ। तो क्या मैं अब ये कह सकती हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम अरब का था या अरबी था? क्योंकि हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही कवर कर चुके हैं कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण करने वाले कौन थे? अरब के थे, अरबी थे। और उनकी तरफ से किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो कभी भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था या कौन था, तो हम बोलेंगे वो अरब का था, अरबी था। ठीक है, इतना कवर हुआ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? देखिए, हम ये जान गए कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध प्रांत में आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। अब कासिम सिंध प्रांत में आक्रमण किया तो सिंध प्रांत का कोई तो शासक रहा होगा। जहाँ के आक्रमण किया गया वहां का कौन शासक था? उस शासक का नाम क्या था? दाहिर नाम था। उसका नाम था दाहिर। ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कि कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। हम क्या क्या कवर कर चुके हैं? सबसे पहला कि भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? अरबी थे। किसने आक्रमण किया था उनकी तरफ से? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था? भारत के सिंध प्रांत में किया था। ठीक है, अब जब सिंध प्रांत में किया था तो वहां का शासक कौन था? वहां का शासक दाहिर था। मतलब वहां के शासक का नाम क्या था? दाहिर नाम था। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है, भारत के सिंध प्रांत में अरबों के आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है? अच्छा, मैं आपको इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी सुना दी कि सबसे पहले मध्यकाल में मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, उससे पहले नहीं हुआ। कौन किया? अरबों ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने किया, 712 ईस्वी में किया। और उस टाइम कहाँ किया था? सिंध प्रांत में किया था। शासक कौन था सिंध प्रांत का? जाहिर था। इतनी सारी स्टोरी मैं आपको सुनाई, लेकिन उस टाइम पे तो मैं थी नहीं। फिर मैं इतनी गारंटी से कैसे कह सकती हूँ? तो इन सब की जानकारी से कोई भी पर्सन को आप ये बात बताएंगे, वो आपसे सबसे पहले यही बोलेगा कि आपके पास सबूत क्या है।
कहाँ से आप कह सकते हैं, किस तरीके से कह सकते हैं, कहाँ कहीं तो आप पढ़े होंगे। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? देखिए, दो प्रमुख पुस्तक है, कभी भी आपसे कोई पूछे कि इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, दो प्रमुख पुस्तक कौन कौन सी है? एक है चचनामा और दूसरी है फितूल फितूल अल बलदान। ठीक है, तो एक दो करके बता देती हूँ। फर्स्ट है अली अहमद द्वारा रचित पुस्तक चचनामा, ठीक है। दूसरा है बिलादुरी द्वारा रचित पुस्तक फुतूल अल बलदान। तो ये तो हम समझ गए कि भारत में अरबों ने आक्रमण किया था सिंध प्रांत में। इसकी जानकारी हमें दो पुस्तकों से मिलती है। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो चचनामा पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? ये चचनामा पुस्तक किसने लिखी है? अली अहमद ने लिखी है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फुतूल अल बलदान जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है, या फुतूल अल बलदान पुस्तक किसने लिखी है? बिलादुरी ने लिखी है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का, भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम पढ़ रहे हैं। भारत में सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। किन के ऊपर लगाया था? सिंध वासियों के ऊपर। हम पहले भी बताएं कि मोहम्मद बिन कासिम कहाँ आक्रमण किया था? सिंध में आक्रमण किया था। तो जो जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। किन के ऊपर लगाया था? जो सिंध में व्यक्ति रहते थे, जो लोग रहते थे, उनके ऊपर लगाया था। अब ये जजिया कर होता क्या है? तो नॉर्मली जान लीजिए गैर मुस्लिमों पे लगने वाला कर है। गैर मुस्लिम क्या हो गए? मतलब ये अगर किसी एरिया में मुसलमान भी रह रहे हैं और दूसरे धर्म के व्यक्ति भी रह रहे हैं, जैसे हिंदू रह रहे हैं, तो ये कर सिर्फ हिंदुओं के ऊपर लगेगा, मुसलमानों के ऊपर ये कर नहीं लगेगा। इसलिए कहा जाता है कि जजिया कर हमेशा गैर मुस्लिमों के ऊपर लगाया जाता था। तो अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन करता है कि जजिया कर क्या होता है, तो बोलिएगा कि गैर मुस्लिमों पे लगने वाला कर ही जजिया कर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है, कासिम के आक्रमण के समय किस बंदरगाह का उल्लेख हुआ है? कासिम मतलब मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय किस बंदरगाह का उल्लेख हुआ है? तो देवल बंदरगाह का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, अरबों ने भारत में कौन से सिक्के चलाए थे? हम बताए ना मोहम्मद बिन कासिम अरबी था, तो मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया मतलब अरबों ने भारत पे आक्रमण किया। तो जो अरबों के मतलब अरब थे वो भारत में कौन से सिक्के चलाए थे, किस प्रकार के सिक्के चलाए थे? उनका नाम क्या था? दिरहम। दिरहम नामक सिक्के चलाए थे। तो इसका आंसर क्या होगा कि अरबों ने भारत में दिरहम नामक सिक्के चलाए थे। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं हाईलाइट की हुई हूँ, उसको आप पढ़ लीजिए। क्या है ये? सिंध के शासक दाहिर हम बता चुके हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में आक्रमण किया था। उस टाइम पे सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हरा दिया था और सिंध में अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है, सिंध प्रांत को जीत लिया था। तो जो वहाँ के शासक दाहिर था उनकी दो बेटियां थी। उनका नाम क्या था? एक सूर्य देवी और दूसरी परिमल देवी। इन्हें सूर्या या परिमला नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो दो बेटियां थी दाहिर की, उन्हें जो मोहम्मद बिन कासिम था वो बंदी बनाकर अपने खलीफा के पास भिजवा देता है। खलीफा कौन? अरब के खलीफा। जैसे यहाँ के राजा होते हैं ना, तो अरब की अगर हम बात करते हैं तो राजा को खलीफा कहा जाता है, जो मेन शासक होता है। तो एज अ गिफ्ट भिजवा दिया था। कौन भिजवाया था? मोहम्मद बिन कासिम भिजवाया था। तो जो दाहिर की दो बेटियां थी, एक्चुअली यही मोहम्मद बिन कासिम की मौत का कारण बनती है। होता क्या है कि गिफ्ट के रूप में तो उनको भिजवा देता है दोनों बेटियों को, लेकिन दोनों बेटियों को मोहम्मद बिन कासिम से काफी ज्यादा चिढ़ थी। चिढ़ इसलिए थी क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने उनके पिता की हत्या की थी, तो उनको बदला तो लेना था। तो जब जो वहाँ का खलीफा था, तो सूर्य देवी परिमल देवी के पास आया, तो सूर्य देवी और परिमल देवी ने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने पहले खुद हमारा यूज किया है, उसके बाद आपके पास हमें भिजवाया है। इस बात से खलीफा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मोहम्मद बिन कासिम को वो सिंध से अरब बुलवा लेता है और वहां उसे बहुत ही गंदी सजा देता है। बैल की खाल में उसको अंदर बंद करवा देता है और जो खाल होती है बैल की उसको चारों तरफ से सिलवा देता है, जिसके कारण दम घुटने से मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है और सूर्य देवी परिमल देवी अपने बदला लेने में सक्सेस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन है, कासिम के आक्रमण के समय खलीफा कौन था? अभी हम बताएं आपको, खलीफा अरब का जो शासक था उसे खलीफा बोलते थे। तो जो ताहिर की दो पुत्रियां थी उनको मोहम्मद बिन कासिम एज अ गिफ्ट भिजवाया था। तो कासिम के आक्रमण के समय खलीफा कौन था? खलीफा का नाम क्या था? अब्दुल हल्लाज नाम था। कासिम के आक्रमण के समय खलीफा कौन था? अब्दुल हल्लाज था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का,
कासिम ने, मतलब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? ठीक है, ये तो हम जान लें कि इस टाइम पे आक्रमण किया, यहाँ आक्रमण किया, लेकिन कुछ तो रीजन होना चाहिए। तो रीजन क्या है? मूल कारण, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मेन कारण था वो क्या था? खलीफा अब्दुल हलाज के जहाज को देवर बंदरगाह में लूटा जाना। हम इससे पहले भी कवर कर चुके हैं, हम एक क्वेश्चन पढ़े थे कि मोहम्मद बिन कासिम के समय किस बंदरगाह का उल्लेख हुआ है? देवर बंदरगाह। देवर बंदरगाह कहाँ है? सिंध में है। तो जो अरब का खलीफा था अब्दुल हलाज, उसके जहाज को देवर बंदरगाह मतलब सिंध में लूट लिया गया था, जिसका बदला लेने के लिए मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आक्रमण किया। ये इसका मूल कारण है। और अन्य कारण क्या हो सकते हैं? जैसे मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इससे पहले भारतवासियों को मुस्लिम धर्म की जानकारी नहीं थी, तो मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना, और जो अहम कारण एक होता है धन की लूट करना। ये दो कारण तो है ही जो है, धन की लूट करना, मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना, लेकिन जो मेन कारण है वो खलीफा अब्दुल हलाज के जहाज को बेबर बंदरगाह में लूटा जाना, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। महमूद गजनवी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया? देखिए, अब मोहम्मद बिन कासिम का चैप्टर वहीं से क्लोज हो जाता है, जो सूर्य देवी परिमल देवी ने ये बात बताई, खलीफा उन्हें बुला लेता है। हाँ, एक बात आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम जब भारत में आक्रमण किया था तो उसकी एज कितनी थी? वो उस टाइम में सिर्फ 17 वर्ष का था, 17 ईयर का था, बहुत ही कम एज थी, और लगभग 20 साल में उसको मृत्युदंड मिल जाता है। वहीं से मोहम्मद बिन कासिम का चैप्टर क्लोज हो जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद कौन आता है? महमूद गजनवी आता है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। तो महमूद गजनवी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया। कब से कब तक किया? 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक किया। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ कि उसने 17 बार आक्रमण किया, 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक किया। ये किसके अनुसार बता रही हूँ? सर हेनरी इलियट के अनुसार बता रही हूँ कि महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनवी कौन था? इससे पहले हम क्या पढ़े थे? मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो कौन था वो? अरबी था, अरब का था। अब जो महमूद गजनबी है वो कौन था? वो तुर्की था, तुर्क का था। ठीक है, भूलिएगा नहीं, दोनों के नाम भी एक जैसे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। महमूद गजनबी तुर्की था, मोहम्मद बिन कासिम अरब का था, अरबी था। 2-3 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? ये फेमस क्वेश्चन है, मैनी टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? नॉर्मली इसका आंसर 1025 है, लेकिन 1025 से 1026 के आसपास इसने लूटा था। अब वो एक ही दिन तो लूट के चला नहीं गया, इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते ना। तो जो टाइम पीरियड है वो 1025 ईस्वी से 1026 ईस्वी के आसपास है। नॉर्मली इसका आंसर 1025 आपको मिलेगा, लेकिन आप ये आंसर करिएगा 1025 से 1026 के आसपास महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कब हुआ? हम पढ़ चुके हैं, महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया, इससे पहले पढ़े हैं। 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक उसने आक्रमण किया। तो ये कॉमन सेंस है कि सबसे पहला आक्रमण कब हुआ होगा उसका? 1000 ईस्वी में। तो अंतिम आक्रमण कब हुआ होगा? 1027 ईस्वी में। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि जो अंतिम आक्रमण था वो किसके विरुद्ध था? तो जाटों के ऊपर था। ठीक है, अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किनके विरुद्ध था? जाटों के ऊपर था, जाटों के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ कहाँ है? अभी हम पढ़े महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, 1025 से 1026 के आसपास लूटा था। तो सोमनाथ कहाँ है? सोमनाथ गुजरात में है। क्वेश्चन करेगा तो इसका आंसर आप करिएगा कि गुजरात में है सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? जब सोमनाथ पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो वहां का शासक कौन था? वहां का शासक भीम प्रथम था। इससे पहले हम क्या पढ़े थे? मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध में आक्रमण किया था तो वहां का शासक कौन? जिनकी 2 पुत्रियों के बारे में हम बात करें वो दाहिर है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये महमूद गजनवी की बात चल रही है, उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो जब लूटा था, जब उसने आक्रमण किया था, तब वहां का शासक कौन था? वहां का शासक भीम प्रथम था। वहां शासक का नाम क्या था? भीम प्रथम नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनवी के भारत में आक्रमण का कारण क्या था? अभी हम मोहम्मद बिन कासिम का पढ़े थे, अब हम महमूद गजनवी के भारत में आक्रमण का कारण। इसका सिर्फ एक ही कारण था भारत में आक्रमण करना। उस टाइम भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जितना से ज्यादा हम भारत को लूट सके।
भारत के धन को लूट सके। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था भारत में आक्रमण करने का, या कारण क्या था, धन की लूट करना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी और फिरदौसी किसके साथ भारत आए थे? अभी हम महमूद गजनबी पढ़ रहे हैं, तो जो अलबरूनी और फिरदौसी है वो महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे। अलबरूनी और फिरदौसी कौन है? एक प्रमुख इतिहासकार है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये बुक लिखे हैं, दोनों लोग एक एक बुक लिखे हैं। अगर आप उस बुक को पढ़ेंगे तो उस टाइम पे जैसे महमूद गजनबी ने जब भारत में आक्रमण किया तो भारत की क्या स्थिति थी, ये कह सकते हैं। हिस्ट्री अच्छे से समझने के लिए हमको इनकी बुक पढ़ना चाहिए। ये प्रमुख इतिहासकार है। कभी कोई आपसे पूछता है कि अलबरूनी फिरदौसी कौन थे, तो प्रमुख इतिहासकार है। ठीक है। किसके साथ भारत आए थे? महमूद गजनबी के साथ भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद पुस्तक की रचना किसने की? ये दोनों एक ही पुस्तक है, इन्हें किताबुल हिंद भी कहते हैं, कई जगह इन्हें तहकीके हिंद भी कहते हैं, दोनों एक ही पुस्तक है। इसकी रचना किसने की? किसने इस पुस्तक को लिखा? अलबरूनी ने लिखा, जो कि महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, अभी हम पढ़े हैं। अब ये भी पूछा जा सकता है कि अलबरूनी ने जो पुस्तक किताबुल हिंद या तहकीके हिंद लिखी है वो किस भाषा में लिखी है? वो अरबी भाषा में लिखी। देखिए, महमूद गजनबी तुर्की था, ये याद रखिएगा, तुर्क का था, तुर्की था, लेकिन जो अलबरूनी ने पुस्तक लिखी है वो अरबी भाषा में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा पुस्तक की रचना किसने की? फिरदौसी ने की। अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे, शाहनामा पुस्तक की रचना फिरदौसी जी ने की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्वी फारूकी अलबरूनी फिरदौसी किसके समय के इतिहासकार हैं? तो ये महमूद गजनबी के समय के इतिहासकार है। अलबरूनी फिरदौसी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। एक दो नाम और आप याद रखिएगा, उत्वी फारूकी। अगर कभी क्वेश्चन करता है कि किसके समय के इतिहासकार है, तो महमूद गजनबी के समय के इतिहासकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनबी ने किस प्रकार के चांदी के सिक्के चलाए थे? तो गजनबी ने किस तरह के चांदी के सिक्के चलाए थे? चांदी के सिक्के, एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख था, जो चांदी के सिक्के थे उनकी एक साइड संस्कृत मुद्रा लेख था, संस्कृत में लिखा हुआ था, और दूसरी साइड किसमें लिखा हुआ था? अरबी में लिखा हुआ था। महमूद गजनबी तुर्की है, ठीक है, बोलिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि दूसरी तरफ अरबी मुद्रा लेख है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो मोहम्मद बिन कासिम है सिर्फ वो बस अरबी था, बाकी महमूद गजनबी और आगे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो तुर्की है। पहले आक्रमण हुआ है अरबों का, अरबों का चैप्टर वहीं क्लोज हो गया। जब मोहम्मद बिन कासिम की डेथ हो जाती है उसको बुला लिया जाता है। उसके बाद किसका आक्रमण स्टार्ट हो जाता है? तुर्कों का आक्रमण स्टार्ट होता है। तो महमूद गजनबी अगर हम पढ़ रहे हैं, मोहम्मद गोरी पढ़ रहे हैं, ये सब तुर्की है। ठीक है। तो गजनबी ने किस प्रकार के चांदी के सिक्के चलाए थे? ऐसे चांदी के सिक्के जिसमें एक साइड तो संस्कृत से लिखा हुआ था और दूसरी साइड अरबी से लिखा हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी की मृत्यु कब हुई? 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की मृत्यु हो गई। 1027 ईस्वी तक उसने भारत में आक्रमण किए, 17 बार आक्रमण किए हैं, और 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की मृत्यु हो जाती है। चलिए, अब यहाँ से महमूद गजनबी का चैप्टर भी क्लोज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का इतिहास जानने के लिए प्रारंभिक पुस्तक कौन सी है? सिंध का इतिहास जानने के लिए प्रारंभिक पुस्तक चचनामा है। हम ऊपर ही क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तुर्क राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? देखिए, सबसे पहले हम मोहम्मद बिन कासिम पढ़े, जो कि अरबी था, वो आया, वो चला गया। ठीक है। सिंध को जीता था लेकिन वहाँ शासन नहीं किया। महमूद गजनबी उसके बाद आता है, भारत को लूटता है, कई राज्यों को जीतता है, लेकिन साम्राज्य की स्थापना नहीं किया। ठीक है। अब हम इसके बाद किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका आंसर मोहम्मद गोरी है। मोहम्मद गोरी पहला ऐसा तुर्की था, मुस्लिम आक्रमणकारी था, जिसने भारत में आक्रमण किया, भारत के राज्यों को जीता और वहां उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। मतलब सिर्फ राज्यों को जीत के छोड़ के चला नहीं गया है, वहां उसने अपना शासन भी प्रारंभ किया है। इसलिए भारत में तुर्क राज्य की स्थापना का श्रेय, राज्य की स्थापना पूछा, आक्रमण नहीं पूछा है, राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो मोहम्मद गोरी को जाता है। यह भारत में प्रथम मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना, साम्राज्य पूछा है, आक्रमण नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गोरी ने। साम्राज्य की स्थापना मतलब अपना राज्य स्थापित करना, हम उस एरिया को जीते और वहां अपना शासन प्रारंभ किए राजा की तरह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी कौन था?
मोहम्मद गोरी भी तुर्की था, महमूद गजनवी भी तुर्की था, मोहम्मद गोरी भी तुर्की था, तुर्क का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था? तो मोहम्मद गोरी का नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, क्या नाम था? मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गोरी किस वंश का था, कहाँ का था? तुर्क का था, तुर्की का था, लेकिन किस वंश का था? संसबनी वंश का था। किस वंश का था? संसबनी वंश का था, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण कब और कहाँ हुआ? मोहम्मद गोरी का सबसे पहला आक्रमण कब हुआ था? 1175 ईस्वी में हुआ था, 1171 ईस्वी में। और सबसे पहला आक्रमण उसने कहाँ किया था? मुल्तान पर किया था। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण कब हुआ? 1175 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ किया था उसने? मुल्तान में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने हराया था? आक्रमण तो उसने कई किए, कई जगह उसको हार का भी सामना करना पड़ा, तो सबसे पहले मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? तो गुजरात के चालुक्य शासक, जिनका नाम क्या था? भीम द्वितीय, जिनको हम लोग मूल राज द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया था। कब हराया था? 1178 ईस्वी में हराया था। इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कितने युद्ध हुए? या फिर हम कह सकते हैं कि तराइन के कितने युद्ध हुए हैं? देखिए, तराइन का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनी टाइम्स क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। और तराइन के 2 युद्ध हुए हैं, और दोनों युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुए। इसलिए अगर पूछा जाता है आपसे कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कितने युद्ध हुए हैं, तो 2 युद्ध हुए हैं। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि तराइन के कितने युद्ध हुए हैं, तो तराइन के 2 युद्ध हुए हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? अभी हम कंफर्म किए हैं, क्लियर किए कि तराइन के 2 युद्ध हुए, अभी हम पढ़े हुए हैं। तो जो पहला युद्ध तराइन का कब हुआ है? 1191 ईस्वी में हुआ है, हम बता चुके हैं, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ है। तो जो पहला युद्ध तराइन का हुआ है, उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, मोहम्मद गोरी की हार होती है। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ है? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ है। ये दोनों युद्ध कंटिन्यू 91 92 साथ में ही हुए हैं, एक साल के अंदर हुए हैं, और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए हैं। लेकिन प्रथम युद्ध में जहां मोहम्मद गोरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, वहीं द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध कब और किन के बीच हुआ था? तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था। किन के बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था, ठीक है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत होती है, और जयचंद, जो कन्नौज के राजा जयचंद है, उनकी हार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? इस तरह का क्वेश्चन हम एक ऊपर भी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने फिरदौसी के बारे में पढ़ा था, अलबरूनी के बारे में पढ़ा था, किन के साथ भारत आए थे? महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे। इसलिए मैं कह रही हूँ क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझिएगा, उसके बाद इसका आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन क्या है कि मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे, तो इसका आंसर क्या है? मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोइनुद्दीन चिश्ती ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? जो कि मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे, तो इन्होंने चिश्ती साम्राज्य की स्थापना की थी। किस साम्राज्य की स्थापना की थी? चिश्ती साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना किसने की है? ये क्वेश्चन शायद आप लोग भी इससे पहले पढ़ चुके होंगे। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना चंद्रवरदाई ने की है, ठीक है। किन्होंने की है? चंद्रवरदाई ने की। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रवरदाई ने किस प्रमुख ग्रंथ की रचना की है, तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ बता सकते हैं। क्वेश्चन आगे पीछे कुछ भी करे, घुमा के करे, लेकिन हमें समझदारी से उसको आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर आक्रमण करने की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? हम पहले भी बता चुके हैं कि इनसे पहले भी 2 प्रमुख थे जिन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन स्थायी राज्य की स्थापना नहीं की थी। लेकिन मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर आक्रमण करने की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसने स्थायी राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई? 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में तो हुई थी, उस टाइम पे उसका किन के विरुद्ध अभियान चल रहा था? तो जब इसने गोरखों के विरुद्ध अभियान किया है, उसके बाद ही 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोहम्मद गोरी ने भारतीय साम्राज्य किसको सौंपा था? हम बता चुके हैं मोहम्मद गोरी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मोहम्मद गोरी का एक खास गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में राज्य उसने जीते थे मोहम्मद गोरी ने। तो इन राज्यों का स्वामी मोहम्मद गोरी किसे बनाया जाता है, किसे बना के चला जाता है? अपने खास गुलाम मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी ने भारतीय साम्राज्य किसको सौंपा था? तो अपने गुलाम को सौंपा था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से दिल्ली सल्तनत प्रारंभ हो रहा है। अभी मोहम्मद बिन कासिम का चैप्टर क्लोज हो चुका है, महमूद गजनवी का चैप्टर क्लोज हो चुका, मोहम्मद गोरी आया, उसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ से दिल्ली सल्तनत प्रारंभ होता है। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन सा था? इससे पहले ये जानना जरूरी है कि जो दिल्ली सल्तनत है उसमें 5 प्रमुख वंश है जिन्होंने शासन किया। हम नीचे उनके नाम भी कवर करेंगे, उनके नाम भी पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में 5 प्रमुख वंश ने शासन किया। जो सबसे पहला वंश था उसका नाम क्या था? उसका नाम था गुलाम वंश। अब गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए गुलाम वंश इसका नाम पड़ गया। संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। कभी भी क्वेश्चन करता है गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये करता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। ठीक है, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। रीजन क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया, सिर्फ 4 साल ही शासन किया है। इसमें कुछ खास काम वो नहीं कर पाया था। जो कुछ भी किया साम्राज्य स्थापित करना, उसका विस्तार करना, वो कुछ नहीं किया इल्तुतमिश ने, इसलिए उसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश को किन किन नामों से जाना जाता है? बता चुके दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश। गुलाम वंश बस इसका नाम नहीं, इसके कई नाम है। तो पहला नाम तो हम कवर कर चुके हैं, गुलाम वंश, जिसे दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम है इसका ममलूक वंश, और तीसरा नाम है इलबरी वंश। तो 3 प्रमुख नामों से गुलाम वंश को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश कब से कब तक चला था? 5 प्रमुख वंश ने दिल्ली सल्तनत में शासन किया। पहला वंश गुलाम वंश था, इसका समय क्या है? 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला। तो गुलाम वंश में कई शासक है जिन्होंने शासन किया। ठीक है, ये सिर्फ एक वंश चल रहा है। तो इसका कार्यकाल कितना है? समय, टाइम पीरियड क्या है? 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब तक था? गुलाम वंश का था 1206 से 1290। अब इसमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक शासन किया है वो 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक किया है। ठीक है, कब से कब तक है? 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंशों ने शासन किया? हम पहले बता चुके हैं, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने शासन किया। उनके नाम क्रम से इस तरह है, गुलाम वंश पहला था, दूसरा खिलजी वंश है, तीसरा तुगलक वंश है, चौथा सैयद वंश है और 5वां लोदी वंश है। 5 प्रमुख वंशों ने दिल्ली सल्तनत में शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पर शासन करने वाला पहला तुर्क वंश कौन सा था? तो पहला तुर्क वंश कौन सा था? गुलाम वंश, क्योंकि गुलाम वंश से ही स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन कहाँ स्थित है? हम तराइन का युद्ध पढ़े थे, उस टाइम पे मैं आपको बताना भूल गई थी, अभी कवर कर रही हूँ। तराइन कहाँ है? तराइन हरियाणा में है। कभी आपसे पूछता है तराइन कहाँ है, तो आप इसका आंसर करिएगा तराइन हरियाणा में है। ठीक है, जहाँ तराइन का युद्ध हुआ था, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की राजधानी क्या थी? जितने भी शासक हुए हैं उन्होंने अपनी एक राजधानी बनाई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे राजधानी बनाई थी? लाहौर को राजधानी बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी वहाँ की राजधानी। ठीक है, शासक अपनी राजधानी बदलते रहते थे, फिक्स नहीं है कि इसकी लाहौर है तो आगे सबकी लाहौर ही होगी। कुछ लोगों ने दिल्ली बनाई है, सब लोग अलग अलग बनाए हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। अब इसके बारे में खास बात जान लीजिए कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसमें ऐबक लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। मोहम्मद गोरी जो राज्यों को जीता था भारत में, तो वहाँ का शासक किसको बना के गया था? अपने खास गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन फिर भी कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने किसकी उपाधि धारण की थी? मलिक की उपाधि धारण की थी या सिपह सलार की उपाधि धारण की थी? अब सुल्तान की उपाधि इसने धारण क्यों नहीं की? क्योंकि जो मोहम्मद गोरी है उसके 2 और खास गुलाम थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हमेशा डर था कि अगर मैं सुल्तान की उपाधि धारण करूंगा
तो वो लोग कहीं विद्रोह ना करें और मुझे यहाँ से हटा न दें। इस डर के कारण उसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण ही नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था? अजमेर में। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐबक ने मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने किन्हें संरक्षण प्रदान किया था? तो हसन निजामी, दो व्यक्ति हैं, एक है हसन निजामी और दूसरे फक्र-ए-मुदब्बिर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हसन निजामी और फक्र-ए-मुदब्बिर को संरक्षण प्रदान किया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हसन निजामी और फक्र-ए-मुदब्बिर को किसने संरक्षण प्रदान किया था? इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐबक ने किनकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था? ये जान लीजिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हाँ, ये बात है कि बीच में उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, इसके कारण वो कंप्लीट नहीं हो पाता, लेकिन प्रारंभ किसने करवाया था, स्टार्ट किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हाँ, तो किनकी स्मृति में करवाया था? सूफी संत बख्तियार काकी, एक सूफी संत है जिनका नाम है बख्तियार काकी, उनकी स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को पूर्ण कौन करवाया था? मैं भी बता चुकी हूँ, सिर्फ स्टार्ट करवाया था, बीच में उसकी डेथ हो जाती है, तो कंप्लीट तो कोई करवाएगा ही। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो अगला शासक बनता है वो कौन रहता है? वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी रहता है। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी उससे करवा दी थी, इसलिए उसका दामाद भी हो गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और उसका दामाद क्या नाम था? इल्तुतमिश नाम था। उसने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श और पील बख्श की उपाधि किसे दी गई है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श और पील बख्श की उपाधि दी गई है। लाख बख्श मतलब क्या होता है? लाख बख्श मतलब होता है कुतुबुद्दीन ऐबक काफी ज्यादा दानी व्यक्ति था, वो लाखों का दान करता था, इसलिए उसे लाख बख्श की उपाधि दी गई। पील बख्श का मतलब क्या होता है? हाथियों का दान करने वाला, और कुतुबुद्दीन ऐबक काफी ज्यादा हाथियों का भी दान करता था, इसलिए उसे पील बख्श की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब और कैसे हुई? बताएं, ज्यादा इसका कार्यकाल बहुत ही कम था, 1206 में सुल्तान बना था जिसने उपाधि धारण नहीं की, लेकिन था तो शासक, और 1210 ईस्वी से 4 साल बस ही शासक रहा है। इसकी मृत्यु कैसे हो जाती है? एक गेम है पोलो, जिसे चौगान नाम से भी जानते हैं, तो घोड़े में बैठ के खेला जाता है, तो ये घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है, घोड़े से गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो पोलियो चौगान खेलने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐबक मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन थे? हम पहले भी बताए हैं कि मोहम्मद गोरी के तीन प्रमुख गुलाम थे। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, दो और प्रमुख गुलाम थे, वही इसके कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, जिसके कारण उसने सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं की। उनका नाम क्या है? ताजुद्दीन यालदौज और नसीरुद्दीन कुबाचा। ये दो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, किसके थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। आज की वीडियो में बस हम 54 क्वेश्चन ही कवर करने वाले हैं, जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम पूरा मिडिवल हिस्ट्री, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह दीजिए कि मिडिवल हिस्ट्री हम पूरी कवर कर लेंगे। लेकिन प्लीज आप उस वीडियो को दिखेगा, उससे मिडिवल हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।